वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंड ऑफ द डोगरा रूल। आज हम आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है प्रायोरिटी ऑफ द नेसेंट स्टेट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेसेंट स्टेट का मतलब। यहां पे लिखा है नेसेंट स्टेट। नेसेंट स्टेट का मतलब, नेसेंट स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आई हो, उसे हम नेसेंट स्टेट कहते हैं। तो यहां पे इशारा है हमारी इस J&K स्टेट की तरफ। आप तो स्टेट नहीं रही है, आज तो ये यूनियन टेरिटरी है। तो हम अर्स्टवाइल की बात करें, अर्स्टवाइल का मतलब है फार्मर। फार्मरली ये J&K ये स्टेट ही हुआ करती थी, इसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जब नई गवर्नमेंट बनी थी, उस नई गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम उठाए, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। इन रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म भी था। इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमें पढ़ना है लैंड रिफॉर्म। तो चलिए सुनिए। जो नया रिजीम था, रिजीम का मतलब है गवर्नमेंट, ये एंथियोसिस्टिक थी। एंथियोसिस्टिक का मतलब है इंटरेस्टेड थी। किसके लिए इंटरेस्टेड थी? ये चाहते थे कि ये जो ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो है, हम इसको रियलिटी में ट्रांसलेट करें। 1948 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट होती है, यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट एबॉलिश करती है जागीर्स को, एबॉलिश करती है मुआफिज को, एबॉलिश करती है मुकर्ररीज को। अब सवाल आता है कि ये जो हमने 3 टर्में पढ़ी हैं, इन 3 टर्म्स का मतलब क्या है। तो हम एक एक करके हम इन तीनों टर्म्स की मीनिंग समझते हैं। जागीर का मतलब है लैंड ग्रांट, जो कोई स्टेट देती है किसी इंडिविजुअल को सर्विसेज के बदले, और उस इंडिविजुअल को यह राइट होता है कि वो इस पे रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकता है, उसे जागीर कहते हैं। मुआफिज किसे कहते हैं? मुआफिज कहते हैं ऐसी लैंड को जो महाराजा देता है किसी सर्टन पर्सन को, मोस्टली रिलीजियस पर्सन होता है, उसे हम मुआफिज कहते हैं। और मुकर्ररीज का मतलब है फिक्स्ड कैश ग्रांट। ये तीनों एबॉलिश किए इस 1948 वाली गवर्नमेंट ने, जिसके हेड थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और क्या करते हैं? ये डिसकंटिन्यू करते हैं एबेटमेंट लैंड रेवेन्यू जो चकदार को दिया जाता था, ये इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। एबेटमेंट का मतलब है डिक्रीज करना। जो लैंड रेवेन्यू चकदार को दिया जाता था, इसको इन्होंने डिक्रीज किया। चकदार का मतलब है एक नेटिव लैंड टेनेंट होता था। टेनेंट का मतलब है किरायादार, जो एक्ट करता था एज इंटरमीडिएट किसके दरमियान? एक प्रोपराइटर के दरमियान और एक कल्टीवेटर के दरमियान। प्रोपराइटर का मतलब है जो असली मालिक होता है, ऑनर होता है किसी प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के जो ऑनर होते हैं और जो कल्टीवेटर होता है, इनके बीच में चकदार हुआ करता था। इन्हीं चकदारों को लैंड रेवेन्यू दिया जाता था। इस लैंड रेवेन्यू को इन्होंने डिक्रीज किया, रिड्यूस किया। किन्होंने किया? इसी 1948 वाली गवर्नमेंट ने, जिसके हेड थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और इसी सेम ईयर में क्या होती है? इसी सेम ईयर में शॉर्टेज ऑफ फूड भी होती है यहां इस J&K में। तो इसके लिए क्या करती है यहां की सरकार, जो उस वक्त की सरकार थी? उस वक्त की सरकार यहां पर इस फूड शॉर्टेज को टैकल करने के लिए यहां पे एक स्कीम लॉन्च करती है। उस स्कीम का नाम है ग्रो मोर फूड स्कीम। इस स्कीम का नेम होता है ग्रो मोर फूड स्कीम। इस स्कीम के तहत जो वेस्ट लैंड हुआ करता था, इस वेस्ट लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाना, इसी कल्टीवेबल वेस्ट लैंड को, इसी पे एक स्कीम निकली थी
इस स्कीम को नाम दिया गया ग्रो मोर फूड स्कीम। ये उस वक्त की सरकार करती है। और उस वक्त की सरकार और क्या करती है? उस वक्त की सरकार करती है एक और काम इन्हीं टीनेंट्स के लिए। टीनेंट्स होते हैं किरायादार, यानी ऐसा पर्सन जो ऑक्यूपाई करता है लैंड या प्रॉपर्टी किसकी? लैंड लॉर्ड की। लैंड या प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करता है लैंडलॉर्ड की, और वो लैंडलॉर्ड उसको वो लैंड या प्रॉपर्टी किराए पे देता था, उसको हम टीनेंट बोलते हैं। इन्हीं टीनेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1948 की जो गवर्नमेंट है ये एक एक्ट को अमेंड करती है। जो एक्ट इससे पहले स्टेट टेनेंसी एक्ट ऑफ 1924 हुआ करता था, इसी एक्ट को अमेंड करती है ये 1948 वाली सरकार। अब इस एक्ट को नाम दिया जाता है टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1948। और इस एक्ट के तहत क्या होता है? इस एक्ट के तहत टेन्योर फिक्स किया जाता है टेनेंट्स का, और इनको फिक्स की जाती है आपको कितनी मैक्सिमम रेंट देनी पड़ेगी। किसको? लैंडलॉर्ड को। आपको मैक्सिमम रेंट कितनी देनी पड़े लैंडलॉर्ड की ओर। यही इस एक्ट का मकसद था। यानी ये जो टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो फॉर्मरली स्टेट टेनेंसी एक्ट ऑफ 1924 हुआ करता था, इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने किनके इंटरेस्ट के लिए काम किया? टेनेंट्स के इंटरेस्ट के लिए इसने काम किया इस एक्ट ने। और ये जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने एक और एक्ट लाया। इस एक्ट का नाम है डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950। यह एक्ट किन के लिए था? यह एक्ट था पुअर्टी स्ट्राइकन पीपल के लिए यह एक्ट था। इस एक्ट के लिए इनको ये जो डेबिट था, इनके ऊपर कर्जा था, उस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, थोड़ी रिडक्शन पाने के लिए इस रेंट कितनी देनी पड़े लैंडलॉर्ड की ओर। यही इस एक्ट का मकसद था। यानी ये जो टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो फॉर्मरली स्टेट टेनेंसी एक्ट ऑफ 1924 हुआ करता था, इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने किनके इंटरेस्ट के लिए काम किया? टेनेंट्स के इंटरेस्ट के लिए इसने काम किया इस एक्ट ने। और ये जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने एक और एक्ट लाया। इस एक्ट का नाम है डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950। यह एक्ट किन के लिए था? यह एक्ट था पुअर्टी स्ट्राइकन पीपल के लिए यह एक्ट था। इस एक्ट के लिए इनको ये जो डेबिट था, इनके ऊपर कर्जा था, उस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, थोड़ी रिडक्शन पाने के लिए, इस जो ये इनके ऊपर ये कर्जा था, कर्जा को रिड्यूस करने के लिए एक और ये एक्ट लाया गया 1950 को। उस एक्ट का नाम है डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950। यहां पे आप डेबिटर्स नहीं पढ़ना, ये इसको पढ़ते हैं डेटर्स। ये एक्ट भी लाया गया किसकी तरफ से? उस वक्त की जो सरकार थी, उसके हेड थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उस सरकार ने ये एक एक्ट भी लाया। किन के लिए लाया था? ये पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल के लिए लाया था। और इस पर्पस के लिए इस गवर्नमेंट ने 5 डेट काउंसिलेशन अपॉइंट किए थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में, जैसे कि अनंतनाग में, बारामूला में, कठवा में, जम्मू में, उधमपुर में। इन्होंने डेट काउंसिलेशन बोर्ड्स अपॉइंट किए थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फेज जो इस लैंड रिफॉर्म का था, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट। ये पिछले साल एमसीक्यू पूछा गया था, इस साल भी चांस है अगर पूछा गया तो आप याद रखना कि ये जो इस लैंड और रिफॉर्म का इंपॉर्टेंट फेज जो था
वो ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट हुआ था, यानी 1950 को इस गवर्नमेंट ने एक और एक्ट पास किया। इस एक्ट का नाम है बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या किया गया? इस एक्ट के तहत लैंडलॉर्डिज्म जो स्टेट में था उसको एबॉलिश किया गया, यानी लैंडलॉर्डिज्म इन द स्टेट वाज एबॉलिश्ड, यानी जो इस जे के स्टेट में लैंडलॉर्डिज्म हुआ करता था उसको एबॉलिश किया गया। कैसे एबॉलिश किया गया? जो ये लैंड थी ये सीधे ट्रांसफर की गई टिलर को। टिलर का मतलब है काश्तकार। ये जो सारी ये लैंड जो है ये ट्रांसफर की गई टिलर को। जो एक्स प्रॉपराइटर थे इनको बिना कंपेंसेशन किए। इस एक्ट को माना गया कि ये एक्ट मैग्ना कार्टा है पीजेंट राइट्स के लिए। इस स्टेट में इस एक्ट को मैग्ना कार्टा बोला गया। एक और खास बात ये थी कि इस एक्ट ने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी थी कि आप किसी भी इंडिविजुअल को लैंड या प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं जिसकी लैंड 22.5 एकड़ से ज्यादा हो, या दूसरे लफ्ज में जिसकी लैंड 182 कैनाल से ऊपर हो, उसकी लैंड आप कॉन्फिस्केट कर सकते हो। कॉन्फिस्केट का मतलब है सीज कर सकते हो उसकी लैंड। तो वही लैंड फिर इन टिलर्स को दी गई विद ओनरशिप राइट्स के साथ। तो ये था आज हमारा टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स के मुतालिक। तो कल हम इंशाल्लाह इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज का जो ये टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें पिछली दफा भी एमसीक्यू आया था, क्या पता इस साल भी एमसीक्यू आ सकता है। चांसेस ब्राइट है कि एमसीक्यू आ सकता है इसमें इस साल भी। तो इसके बाद हम एक और टॉपिक लेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बाय।